गुड आफ्टरनून बच्चों। हमको आज इतिहास में देखना है पेज नंबर 14 पे शिवाजी महाराज से पूर्व का महाराष्ट्र, है ना। शिवाजी महाराज से पूर्व का महाराष्ट्र, उसका इतिहास हमें आज इस किताब में देखना है। ठीक है, तो निकालो इतिहास की किताबें, पार्ट 4 निकालो, पेज नंबर 14 पे। शिवाजी महाराज की तो जानकारी आप लोगों को होगी कि शिवाजी महाराज कौन है ना। शिवाजी महाराज से पूर्व का महाराष्ट्र, शिवाजी महाराज आने के पहले महाराष्ट्र में किसका राज्य था, किसकी सत्ता थी, यह हमें यहाँ इस पार्ट से देखना है। तो शिवाजी महाराज मालूम है क्या आप लोगों को? शिवाजी महाराज कौन थे? शिवाजी महाराज राजा थे, है ना। अब उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630 में उनका जन्म हुआ था। मतलब शिवाजी महाराज का कालखंड कौन सा था? 1600 में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। उनका शिवनेरी किले पे उनका 1600 में जन्म हुआ था। उसके पहले का अध्ययन हमको इस पाठ से करना है। अब देखो पाठ पढ़ते हैं, ठीक है ना। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में महाराष्ट्र का अधिकांश प्रदेश अहमदनगर के निजाम शाह और बीजापुर के आदिल शाह के आधिपत्य में था। 17वीं शताब्दी में 1600 में क्या था? शिवाजी महाराज। उसके बाद का इतिहास हम अभी इसमें देखना है। 17वीं शताब्दी में क्या हुआ? महाराष्ट्र में अधिकांश जो प्रदेश है ये अहमदनगर के निजाम शाह और बीजापुर के आदिल शाह के आधिपत्य में था। अहमदनगर का नाम क्या था? अहमदनगर ये महाराष्ट्र में है। अहमदनगर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। निजाम शाही राज्य की राजधानी अहमदनगर शहर है। यह अहमदनगर क्या है? निजाम शाही राज्य की राजधानी पहले थी। मतलब अहमदनगर जो है ये निजाम शाह के आधिपत्य में था, मतलब उनके पास में था। मुगलों का खानदेश में प्रवेश हो चुका था। मुग़ल जो है ये मुसलमान लोग जो है, मुग़ल जो लोग हैं इनका खानदेश में अपने यहाँ पे प्रवेश हो चुका था। वो यहाँ पे पहुँच चुके थे। उनका उद्देश्य दक्षिण में अपना सत्ता विस्तार करना था। ये मुग़लों का क्या उद्देश्य था कि उनको यहाँ पे अपने खानदेश में आके अपनी सत्ता प्रस्थापित करनी थी, अपना वर्चस्व यहाँ पे लाना था। यहाँ पे उनको राजा बनना था। समझ गए? सादी सोपी भाषा में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मुग़लों को खानदेश में आकर अपनी सत्ता का विस्तार करना था, यहाँ पे अपनी सत्ता बढ़ानी थी और यहाँ पे उनको राज्य करना था। कोकण के तटों पर अफ्रीका से आए हुए सिद्दी लोगों ने अपनी बस्तियाँ बसाई थी। कोकण के तटों पर अफ्रीका से कौन आया है? सिद्दी आए थे, है ना। सिद्दी लोग जो आए थे वो कोकण के मार्ग से आए थे। कोकण के मार्ग से अफ्रीका से आए थे। उन्होंने वहाँ पे कोकण के बाजू में अपनी बस्तियाँ बसाई थी। इसी कालखंड में यूरोप से आए हुए पुर्तगाली, अंग्रेज़, फ्रांसीसी और डच आदि विदेशी सत्ताओं के बीच समुद्री प्रतिद्वंदिता और पारस्परिक संघर्ष प्रखर होता जा रहा था। ये यूरोप से भी वहाँ आए थे, पुर्तगाली आए थे। इन लोग सब एक साथ आए थे। समुद्री मार्ग से इन लोग आए थे। तो आपस में इनका झगड़ा होते रहता था, संघर्ष आपस में ही इनका चलते रहता था। उनके बीच व्यापार के लिए, बाजार पर अपना नियंत्रण पाने के लिए होड़ मची थी। इन लोग सब समुद्र मार्ग से यहाँ पे आए थे। यहाँ पे बाजार लगता था मतलब यहाँ पे सब व्यापारी लोग आते थे कुछ अपना सामान बेचने के लिए, है ना। तो इनमें अपना सामान ज़्यादा बेचने के लिए होड़ लगती थी, मतलब पैज लगती थी। उनके बीच व्यापारियों के लिए बाजार अपना नियंत्रण पाने के लिए होड़ मची रहती थी। पश्चिमी तट पर गोवा और वसई में पुर्तगालियों ने पहले से ही अपना राज्य स्थापित किया था। डचों और फ्रांसीसियों ने व्यापारिक कंपनियों के माध्यम से गोदामों के रूप में चंचू प्रवेश किया था। ये सभी सत्ताएं एक दूसरे की शक्ति का अनुमान करती हुई स्वयं को सुरक्षित रखने का प्रयास करती थी। ये सभी लोग जो है, सभी व्यापारी जो है वो एक दूसरे को खींचाखाची करके अपने को सुरक्षित रखने की कोशिश करते थे और अपना आधिपत्य यहाँ जमाने की कोशिश करते थे, अपना वर्चस्व यहाँ लाने की कोशिश करते थे। यहाँ पे अपनी सत्ता आनी चाहिए, ऐसी उन लोग कोशिश करते थे सभी जन। स्वयं को सुरक्षित रखने का प्रयास
कर रही थी। साथ ही जितना संभव होगा उतना अपना वर्चस्व बनाए रखने की योजना में भी लगी हुई थी। उनके इस पारस्परिक संघर्ष के कारण महाराष्ट्र में अस्थिरता और असुरक्षितता निर्माण हुई। यूरोप के इन अलग अलग लोगों को उनके टोपों के कारण टोपकर अर्थात टोपे वाला कहते थे। ये सभी लोग व्यापार करने के उद्देश्य से समुद्री मार्ग से महाराष्ट्र में आए और महाराष्ट्र में आने के बाद में महाराष्ट्र के जो लोग थे, महाराष्ट्र के लोगों में असुरक्षितता निर्माण हुई। ये महाराष्ट्र में क्या हुआ, उनको लोगों को सुरक्षित न, हम लोग सुरक्षित नहीं हैं, हमारे ऊपर बाहर से कोई तो भी आया है, ऐसे महसूस होने लगा और जनता जो है वो डरी हुई लगने लगी। और वो बाहर से जो आते थे वो अलग अलग प्रकार के टोपे पहन के आते थे, जैसे अंग्रेज लोगों के टोपे आप लोगों को मालूम है ना। तो इसलिए महाराष्ट्र में आने के बाद में यहाँ के जो लोग हैं उनको टोपे वालों के नाम से पहचानते थे। अब शिवाजी महाराज से पूर्व के समय में लोगों की बस्ती प्रजा और शासक के बीच अधिकारी, बाजार हाट, कारीगर आदि सेतु का कार्य करते थे। शिवाजी महाराज के समय लोग बस्ती में प्रजा जो बस्ती में लोग रहते थे उनके बीच में कौन रहता था, प्रजा, और प्रजा मतलब लोग और शासक मतलब राजा। प्रजा और शासक के बीच लोग रहते थे, अधिकारी लोग रहते थे। जैसे प्रजा और शासक मतलब राजा के साथ में डायरेक्ट प्रजा बात कर सकती थी क्या, डायरेक्ट अपने प्रश्न उनके पास ले जा सकती थी क्या, नहीं। उनके बीच में अधिकारी रहते थे, उनके बीच में कोई तो भी रहता था कि उनके प्रश्न राजा तक पहुंचाए, ठीक है, उनका संवाद राजा तक पहुंचाए। इसलिए अपने यहाँ पे भी अपन अगर स्कूल में आते हैं, कुछ काम है तो हम लोग डायरेक्ट मुख्याध्यापक के कैबिन में जाते क्या, नहीं, हम पहले टीचर से मिलते हैं और टीचर के माध्यम से हम लोग सर के पास में जाते हैं। उसी प्रकार राजा के पास डायरेक्ट जाते थे क्या, नहीं। तो उनके बीच में कौन था, अधिकारी, वो कार्य करता था। बाजार हाट, कारीगर आदि सेतु का कार्य करते थे। मतलब एक साथ इनका स्वरूप समझने के लिए गांव, मौजा, कस्बा और परगना जैसे भौगोलिक स्थानों का परिचय होना आवश्यक है। शिवाजी महाराज के पूर्व समय में क्या है, गांव था, कस्बा था, परगना जिसे बोलते हैं वो था। तो कस्बा मतलब क्या, गांव मतलब क्या, गांव मतलब क्या, जहाँ पे बहुत सारे घर है, खेती है, 10, 25, 50, 100 घर है, वो हो गया गांव, है ना। उसके बाद में कस्बा मतलब क्या, एक बड़े गांव को ही कस्बा कहते हैं, बड़े गांव को कस्बा कहते हैं। वहाँ पे ज़्यादा सारे लोग हैं, एक आधी बाजार पेट भी वहाँ पे रह सकती है। वहाँ पे हफ्ते में एक बार बाजार भरता है, वो क्या हो गया, थोड़ा बड़ा गांव, मतलब उसी को बोलेंगे अपन कस्बा। और उसके बाद में परगना मतलब क्या है, वहाँ पे बहुत सारे गांव मिलकर एक गांव बड़ा हो जाता है। वहाँ पे कुछ कार्य होते हैं, वहाँ पे बहुत सारी दुकानें लगती हैं रोज़ के लिए, गुजरी लगती है, बहुत सारे सामान वहाँ पे मिलते हैं, ऑफिस रहते हैं, है ना, और पाटिल रहते हैं, मुखिया रहते हैं, वतनदार अधिकारी लोग जो वहाँ पे रहते हैं, जैसे 30 गांव, 40 गांव, 50 गांव ऐसे मिलके एक परगना होता है, उसी को परगना बोलते हैं। उसी का अभ्यास हमको इस पाठ में करना है। तो ठीक है, अभी आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे गांव और मौजा। गांव मतलब क्या है, अधिकांश लोग गांव में ही रहते हैं। गांव को मौजा भी कहते थे। गांव को क्या कहते थे, मौजा। अब ये मौजा शब्द आप लोगों को पता नहीं है, पर आप लोग अगर आपके पिताजी को, दादाजी को पूछेंगे तो ये मौजा जो शब्द है वो उनको पता रहेगा, क्योंकि ये कहाँ पे लिखा रहता है, अपने घर के रजिस्ट्री के ऊपर, प्लॉट के रजिस्ट्री के ऊपर मौजा लिखा रहता है कि वो गाँव कहाँ का है। गाँव का प्रमुख पाटिल होता था। अब तब क्या होता था, गाँव में झगड़े भांडन जो होते थे, गांव में झगड़े वाद मिटाने का कार्य कौन करते थे, पाटिल करते थे, पाटिल लोग करते थे, मुखिया करते थे। गांव का मुखिया बोला जाता था उसको। वो अपने ही गांव तक सीमित रहता था, है ना। हमारे गांव का मुखिया है जो पूरे गांव की सुरक्षितता देखता है और क्या करता है, गांव में शांति रखने का कार्य वो करता है, और गांव की सुरक्षितता, व्यवस्था, सभी चीज़ वो देखते थे। उसी को बोला जाता था कि वो पाटिल या मुखिया। लोग गांव की अधिकाधिक भूमि को उपज के लिए उपयोग में लाए।
इसके लिए गांव का मुखिया अर्थात पाटील प्रयास करता था। गावातली जी जमीन आहे, गाव की जो जमीन है वो ज़्यादातर उपयोग में लाना, काय के लिए उपयोग में लाना है, खेती के लिए उपयोग में लाना, इसके लिए मुखिया जो है वो हमेशा प्रयास करते थे। गांव में झगड़ा वाद विवाद न हो, शांति बहाल करने का काम पाटिल करते थे। मैंने अभी बताई थी कि गांव में अगर कोई झगड़ा होता है, विवाद होता है, तो उसी में शांति लाने का कार्य जो है वो पाटिल करते थे। वो गांव का मुखिया मतलब हेड होता था कि कोई भी अगर कुछ गलत काम होता है तो उसका पहले निवारण किसके पास जाकर करना पड़ता था, पाटिल के पास में जाके करना पड़ता था, मुखिया के पास में। उसके कार्य में कुलकर्णी सहायता करता था। अब पाटिल एक अकेला हो जाता था, इसलिए उसके साथ में काम करने वाले को कुलकर्णी नाम की पदवी दी जाती थी। वो कुलकर्णी उनके साथ में, पाटिल के साथ में, मुखिया के साथ में कार्य करता था। जमा राजस्व का अभिलेख अथवा लिखी पढ़ी रखने का काम कुलकर्णी करता था। अब उसको दीवान जी भी बोले जाते हैं, दीवान जी भी बोलते थे। हाँ, वो काम कौन करते थे, कुलकर्णी। त्यांना कुलकर्णी ऐसे बोला जाता था। लिखा पढ़ा, किसी का खेती का, किसी के खेती के लिए काम पैसे लगते हैं तो ये रखना वो रखना, किसी को क्या मदद लगना, दस्तावेज लिख कर रखने का कार्य कुलकर्णी करते थे। ठीक है। गांव में विभिन्न काम करने वाले श्रमिक प्रजा थे। गांव में बहुत लोग जो थे वो श्रमिक थे, वो काम करने वाले जो लोग थे उनको प्रजा कहा करते थे। उनको व्यवसायों से संबंधित अधिकार वंश परंपरा से प्राप्त होते थे। उनका वंश कौन से घराने में हुआ है, उनका जन्म कौन से घराने में, कौन से वंश से है, जैसे लोहार है, सुतार है, कुम्हार है, तो उनके घर के ऊपर ही, उनके जन्म के ऊपर ही उनका व्यवसाय है वो निर्भर रहता था। जैसे कुम्हार का लड़का है तो वो मटकी बनाएगा, कुम्हार का लड़का ही मटकी बनाता था, वही कुम्हारी काम करता था। जैसे लोहार है तो लोहार का काम जो है वो लोहार ही, और लोहार के बच्चे बेटे, वैसे ही काम वो पीढ़ीजात चलते थे। अब श्रमिक, गांव में श्रमिक अपनी सेवाएं देते थे। जो लोग हैं वंश परंपरा से वो कार्य करते थे। गांव में जो लोग रहते थे वो श्रमिक थे, मतलब श्रम करते थे, काम कार्य करते थे और अपनी सेवा देते थे, और उसके बदले उन्हें किसान से अनाज का कुछ हिस्सा मिल जाता था। अब धीरे धीरे ये श्रमिक है, जो कुम्हार है, लोहार है, घर बनाने वाले हैं, है ना, ये सब लोग अपना कार्य करते थे और उसके मुबदले में किसान जो है उनको अनाज देता था। किसान को भी वो सब चीज़ों का काम पड़ता था कि नहीं, जैसे खेत में हल चलाना है, वाड़ी का काम करना है, लकड़ी का काम करना है, और उसके बाद में गमलों का काम है, तो वो सब चीज़ें उनके पास से लेना और उनको अनाज देना। समझ गए? ये सब मिलजुल के काम करते थे। कुछ हिस्सा मिल जाता, उस हिस्से को प्रजा बलूत कहते थे, बलूत कहते थे। अब ये देवान घेवान के काम को, देवान घेवान जो चलता था कि हाँ आप हमारा लो और हम आपको अपना देते हैं, इस चीज़ को क्या बोला जाता था, बलूत कहा जाता था। अब हम लोग कल देखेंगे कस्बा।